अब दो तरह की एनर्जी है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर अपनी सॉइल की एनर्जी नेगेटिव होगी तो वहां पे क्या होगा, नेगेटिव पैथोजेंस, नेगेटिव बायोम और नेगेटिव वहां पे जो है इंसेक्ट, पेस्ट और वैसी चीजें सब वहां पे ज्यादा बढ़ेंगी। जैसे जहां पे एनर्जी आपकी नेगेटिव हुई वहां पे नेगेटिव एनर्जी के ही बायोलॉजी होगी, जिसमें फंगस, इंसेक्ट, पेस्ट आते हैं। और जो पैथोजेंस माइक्रोबायोलॉजी का ही पार्ट है, जो एनारोबिक कंडीशन जहाँ पे रहती है। जैसे सॉइल में अगर हमारे एनारोबिक कंडीशन हो जाती है तो वहाँ पे ज़्यादा पैथोजेंस पैदा होना शुरू होते हैं। जैसे उसका एग्जांपल ये है कि आज के दिन फंगस, नेमाटोड और ये सब चीज़ें जो हमें मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब का कारण एनर्जी भी है और वहाँ पे ऑक्सीजन का ना होना, दोनों चीज़ें हैं। एनर्जी का रोल जो है वो रहेगा 50%। उसके बाद जो हम प्रैक्टिसेस करके न्यूट्रिशन दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसका रोल जैसे उसमें बायोलॉजी का और उन सब का मिला के 50 होगा और 50 अकेला है एनर्जी का। अगर हम एनर्जी को पॉजिटिव कर लेते हैं तो हमारे लगभग ये जैसे वहां पे नेगेटिव इकोलॉजी जो है, नेगेटिव इकोलॉजी वहां पे काम करना बंद करेगी, मतलब इनकी ग्रोथ रुकेगी, इनके जहां पे एनर्जी पॉजिटिव हो गई वो वहां पे अपना सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए कुछ काम हैं, जैसे वो किसी भी रिलीजन से कनेक्ट नहीं है और पूरा है वो भी साइंटिफिक। जैसे उसके अंदर हम बात करते हैं वो सभी जगह पे है, जैसे प्रेयर। अगर हम अपनी जो भी आपकी सॉइल है वहां पे आप प्रार्थना करते हैं उस सॉइल के अंदर, तो वहां पे जो एनर्जी वहां पे वर्क करती है। जैसे हम कोई भी अपनी रिलीजन की जगह होती है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी, वहां पे कोई भी व्यक्ति जो जाता है उसको अलग एनर्जी वहां पे फील होती है। जैसे वहां पे जाने के बाद जो हमारे मन में सवाल हैं वो अपने आप बंद हो जाते हैं और हम वहां पे स्टेबल हो जाते हैं। उसी तरह से है, जहां पे आप जो भी आपका तरीका है प्रेयर का, आप सॉइल से प्रेयर करेंगे तो वहां पे वो आपकी एनर्जी वर्क करेगी। सबसे आसान तरीका है, लेकिन ये परमानेंटली आपको हर डेली आपको करना पड़ता है। उसके अलावा जैसे हम बात करें, एक तरीका है अग्निहोत्र। जैसे जिसको अगर हम बात करें कि होमा फार्मिंग का कंसेप्ट आपने सुना होगा, जिसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर और जो बहुत ज्यादा जिसको अभी बढ़ाने के ऊपर भी काम किया जा रहा है कि जिन सॉइल्स के अंदर बिल्कुल मतलब जो बंजर टाइप हो चुकी थी उनके ऊपर ये प्रैक्टिसेस की गई, तो वहाँ पे जो साइंटिस्ट का और जो सॉइल टेस्ट का मानना था कि ये 40 इयर्स लगेंगे इस सॉइल को दोबारा बिल्ड होने में, जो 1 से 2 साल में भी इससे हो गई। तो इसका जो तरीका है वो आपको राकेश जी, ओमकार जी पूरा बताएंगे। ये एनर्जी के लिए ये 2 चीजें, उसके अलावा जैसे जो एनर्जी को ठीक करने के लिए चीजें हैं कि पैरामैग्नेटिक क्ले हम सॉइल के अंदर अप्लाई करते हैं। उसके अलावा वोल्केनिक रॉक, यह भी एनर्जी को ठीक करने के लिए ही काम करता है, अपने सॉइल का पैरामैग्नेटिज्म भी ठीक कर देता है और अपनी एनर्जी को भी पॉजिटिव करता है। मतलब जो ये ऊपर वाले हैं, ये 2 चीज ऐसी है कि जिनमें ज्यादा खर्चा नहीं है और ये चीज ऐसी है कि इनमें हमारा खर्च होगा, काम दोनों ही करेंगी। इसके बाद अभी सबसे जो जरूरी चीज है सॉइल केमिस्ट्री। आज तक अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो जिसने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, रीजनरेटिव की बात की, सभी ने सिर्फ बायोलॉजी पे बात की है कि आप बायोलॉजी मेंटेन कर लीजिए, आप अपना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा लीजिए, आपकी फार्मिंग सक्सेस हो जाएगी। लेकिन ये कभी भी जो कार्बन है वो आपका बायोलॉजी का फूड है, प्लांट का फूड नहीं है। अगर कार्बन, जैसे हाइड्रोपोनिक,
वहाँ पे कहीं कार्बन नहीं है, कोई सॉइल नहीं है, लेकिन वहाँ पे हो रही है फार्मिंग और न्यूट्रिशन डेंस फूड वहाँ पे उगाया जा रहा है। किससे? न्यूट्रिशन का सहारा लेके, केमिस्ट्री का सहारा लेके। जैसे अब सॉइल केमिस्ट्री के अंदर सारी बात आएगी न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन के अंदर जैसे साइंस की हम बात करें तो 17 एलिमेंट्स की बात होती है, जिसमें से 4 नेचुरली अवेलेबल हो रहे हैं और 13 हैं उनको हम बाहर से दे रहे हैं या वो सॉइल के अंदर हैं, उनको अवेलेबल माइक्रोब्स कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में प्लांट को ग्रो करने के लिए 84 एलिमेंट्स चाहिए ही होते हैं। जो अभी तक साइंस तो ये कर रही है ना कि जो चीज साइंस ने ढूंढ ली वो उसी की बात करती है, जिनका पता नहीं लगा पाए वो उनके लिए नहीं है। उसका एग्जांपल मैं बताता हूं कि जैसे पिछले 2 सालों में अपने यूनिवर्सिटी साइंस ने सिलिकॉन की बात शुरू की कि प्लांट्स के लिए सिलिकॉन जरूरी है। उसके लिए उनको सोर्स अब मिला कि हम सिलिकॉन किससे दे पाएंगे। क्या 2 साल पहले सिलिकॉन प्लांट ले नहीं रहा था या उसमें जरूरी नहीं था? ऐसे ही ये साइंस तो जैसे जैसे उनको पता चलेगा उस पर चलती जाएगी। और हमें 84 एलिमेंट्स चाहिए। और जो मिनरल्स की बात होती है या तत्वों की बात होती है तो ये टोटल होते हैं 108, जिसमें से 4 आपको नेचुरली मिलने हैं और 104 के लिए अगर वो वहां पे है तो ठीक है, नहीं है तो हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्लांट को ये मतलब नहीं है कि आप उसको ऑर्गेनिक दे रहे हैं या केमिकल दे रहे हैं, उसको मतलब है न्यूट्रिशन से। अगर उसको न्यूट्रिशन मिलेगा वो आपको प्रोडक्शन देगा, परफॉर्म करेगा, उसके अलावा वो परफॉर्म नहीं करेगा, आपकी प्रोडक्शन भी डाउन होगी और सब होगी। आज जितने भी न्यूट्रिशन की बात की जा रही है या जो बात जितने 17 तत्व की जा रही है वो सभी सिर्फ हमें केमिकल साइंस में तो इतना ही बताया जा रहा है जितने से हमारा काम चल पाए। लेकिन पूरा जो जैसे कोई भी क्रॉप है, जैसे हम व्हीट की ही बात कर लें, उसको जितना फास्फोरस जितना नाइट्रोजन चाहिए उतना देना अगर देंगे तो अपनी सॉइल का पीएच एक बार में ही 15 पे पहुंच जाएगा। वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसलिए हमें बस इतना लिमिट में बताया जाता है कि हम जिंदा रहें और वो बिजनेस चल पाए। अगर जिस दिन आपके प्लांट ने, इसमें भी एक चीज ये है कि जो न्यूट्रिशन है वो ज्यादा से ज्यादा सॉइल से ही मिलना चाहिए प्लांट को, बाहर से ना मिले। कि सॉइल से अगर पूरा न्यूट्रिशन अपटेक किया प्लांट ने तो आपको वो प्रोडक्शन देगा जो आपने कभी सोची ही नहीं है, कि जो अगर बताई जाए तो झूठ। और उसके बाद जो सेल्फ लाइफ आपके फ्रूट्स की है, वेजिटेबल्स की है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब क्या है कि सॉइल से अगर सारा न्यूट्रिशन उसने उठाया तो आपकी फुल पीक प्रोडक्शन आएगी। उसके अंदर भी कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं कि जो, जैसे मैं फास्फोरस की बात करूं, जितना आपके प्लांट को चाहिए उससे 60% ज्यादा वहां पे अवेलेबल फॉर्म में होना चाहिए पूरे साल, तो आपका प्लांट पूरी आपको प्रोडक्शन दे पाता है। ये एग्जांपल मैंने एक फास्फोरस का ही दिया। अब हम सभी न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या मैनेजमेंट करते हैं और कैसे ये काम करेंगे। कि सबसे पहले एनपीके की बात की जा रही है। एनपीके नाइट्रोजन के नेचुरल फार्मिंग में एक ही चैलेंज है नाइट्रोजन को पूरा कर पाना, क्योंकि केमिकल में यूरिया और काफ़ी चीज़ें हैं। नाइट्रोजन का अभी तक नेचुरल फार्मिंग में इतना बड़ा कोई भी सोर्स नहीं है। सपोर्ट के लिए काफ़ी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। नाइट्रोजन आपको कब मिलेगा? अगर आपकी सॉइल में, अगर आपके सॉइल में प्लांट के रूट जोन के पास 3% ऑर्गेनिक मैटर अगर हुआ तो नाइट्रोजन आपका नेचुरली अवेलेबल वहां पे हो जाएगा जितना चाहिए। क्योंकि कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक कार्बन दो चीजें हैं। ऑर्गेनिक मैटर का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो होगा 60%। ऑर्गेनिक मैटर कार्बन में ही बदलेगा। एटमॉस्फेयर में जो आपकी नाइट्रोजन है 72% के लगभग, तो वो आपकी प्लांट लेगा कैसे?
जब आपकी सोयल के अंदर कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर, रूट जोन के अगर आप पास ऑर्गेनिक मैटर ही 3% कर देते हैं तो भी पूरा हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग करते हैं, वंस इन अ वीक अगर आप कर लेंगे तो भी आपके जो प्लांट है, जो क्रॉप है, उसके नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। उसके अलावा रेन, जब भी रेन आती है उस समय हम देखते हैं कि अपने प्लांट्स एकदम से वेजिटेटिव ग्रोथ शुरू करते हैं, भले ही केमिकल फार्मिंग ही हो, क्योंकि जब पहली बार रेन आती है तो उस समय सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, पानी के साथ घुल के आती है एटमॉस्फेयर से, और वो नेचुरल फॉर्म में है जो प्लांट सीधा ले सकता है, जिसमें उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जो चाहिए वो है। तो जैसे ही रेन आती है तो अपने प्लांट्स में वेजिटेटिव ग्रोथ एकदम से शुरू हो जाती है, उसकी पत्तियां चौड़ी हो जाती है, उसका रंग ज़्यादा हरा हो जाता है, और भले ही कोई यूरिया से दे रहा है तो वहाँ पे ग्रोथ एक लिमिट तक काम कर रही है, और उसके साथ इंसेक्ट्स और ये चीज़ें भी आ रही है। लेकिन ये 3 चीज़ें जैसे अपने पास हो गई कि जिनसे नाइट्रोजन अपने पास आ रही है। उसके अलावा जो आप कुछ कंपोस्ट देते हैं, कंपोस्ट बनाई जाती है जिसके अंदर नाइट्रोजन का थोड़ा लेवल बढ़ाया जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे बनेगी। तो ये सोर्स है अपने नाइट्रोजन के लिए कि जिससे नाइट्रोजन ने पूरा होना है। उसके लिए हमें काम क्या करना है, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना सबसे पहले ये जरूरी है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो कार्बन के साथ ही अवेलेबल होती है, कार्बन ही नाइट्रोजन को पकड़ सकता है, उसके अलावा वो वहां पे रहेगी नहीं, वापस उड़ जाएगी, लीच हो जाएगी, ऐसी समस्याएं उसकी होंगी। उसके अलावा एक चीज और रह गई, माइक्रोब्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया हैं जो आपके पूरे साल के अंदर, अगर बायोलॉजी आपकी काम कर रही है और कार्बन मान लो लेवल कार्बन का या ऑर्गेनिक मैटर का कम भी है, और बायोलॉजी के लिए वहां पे आपने कंडीशंस पैदा कर दी और बायोलॉजी है, तो पूरे साल के अंदर आपके 25 से 30 किलो तक नाइट्रोजन अवेलेबल करवा सकते हैं। उसके अलावा लेग्यूम क्रॉप्स हैं जिनको आप वेजिटेटिव स्टेज के ऊपर सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं तो वो अवेलेबल होती है। जैसे आपने माइट क्या चल रहे हैं कि जैसे कहीं पे अगर चना, मूंग या कोई भी लेग्यूम क्रॉप की तो बोलते हैं कि उससे नाइट्रोजन पूरा हो जाएगा अगली क्रॉप के लिए। जैविक या ऑर्गेनिक खेती में यही बोला जाता है। जो लेग्यूम क्रॉप्स के अंदर जो रूट से नाइट्रोजन अवेलेबल हो रहा है उसका मतलब ये है कि वो उस क्रॉप साइकिल के लिए नाइट्रोजन पूरा हो रहा है, ना कि अगली क्रॉप के लिए। अगर वो आपने क्रॉप ले ली तो वो कंज्यूम हो गया, अगर उसको आपने वेजिटेटिव स्टेज या फ्लावर स्टेज के ऊपर सॉइल में मिक्स किया तो वो नाइट्रोजन आपका वहां पे सिक्योर होगा। हाँ, इरिगेशन जैसे आप भले ही ड्रिप इरिगेशन यूज कीजिए, लेकिन नेचुरल फार्मिंग जहां आपने शुरू की वहां पे नाइट्रोजन आपके लिए चैलेंज बन रहा है, तो उसमें आप वीक में एक बार अगर स्प्रिंकलर से पानी दे देते हैं 1-2 घंटे के लिए ही, स्प्रिंकलर का मतलब है रेन, जैसे आर्टिफिशियल रेन करना वहां पे। हाँ, रेन गन कर सकते हो। हाँ, फॉग टाइप उसमें भी घुलेगा। फॉस्फोरस सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉस्फोरस का आपकी प्रोडक्शन के अंदर। अगर नाइट्रोजन, पोटास सब कुछ अवेलेबल हो जाता है और फास्फोरस अगर जितना चाहिए उससे कम हो तो आपकी कभी भी जो प्रोडक्शन आप चाहते हैं वो आ नहीं पाएगी, फ्रूट्स आपके प्रॉपर बन नहीं पाएंगे और आपके पौधे की पूरी ग्रोथ भी नहीं होगी। इंडिया के अंदर जिन्हें हम सबसे फर्टाइल लैंड बोलते हैं ना, उनमें भी फास्फोरस की डेफिशिएंसी है ऊपर के 2 फीट तक, क्योंकि आज के दिन हम 7-8 इंच सॉइल को ही यूज कर रहे हैं, नीचे तो ना अपनी रूट्स जा रही है ना वहां पे बायोलॉजी है, तो वहां पे पूरी डेफिशिएंसी है। अब केमिकल के अंदर क्या हो रहा है कि ये काम कैसे करेगी, केमिकल के अंदर DAP, SSP ये 2 चीजें ज्यादा यूज की जाती है। जैसे केमिकल फार्मिंग वाला फास्फोरस के लिए DAP को ही प्रेफरेंस देगा। DAP के अंदर 46% फास्फोरस है और उसके अंदर जो है
18% वो फास्फोरस सोलुबलाइज होना है, वो इसकी कंडीशन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर अवेलेबल हो पाया या सोलुबलाइज हो पाया तो 18% होगा। उसके लिए भी कंडीशन चाहिए कि अगर 6.5 pH और 1% तक कार्बन हुआ तो ये आपकी 18% सोलुबलाइज होगी, नहीं तो वो भी नहीं होगी। तो केमिकल खेती में हम इतना अंधेरे के अंदर चल रहे हैं कि हम अप्लाई कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद हो रहा है और वो जाके फिक्स होके अपने सोयल के अंदर अपने पीएच को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है कि 18% सोलुबलाइज होना है। अगर पूरा सोलुबलाइज हुआ तो भी, बाकी का जाके वहां पे फिक्स हो गया, उसने आपका पीएच बढ़ाया। और जैसे ही आपने डीएपी या सिंगल सुपर फॉस्फेट ये फास्फोरस केमिकल वाला अप्लाई किया, वो आपका 45 से 60 डेज तक ही अवेलेबल रहेगा। उसके बाद जितना उस प्लांट ने ले लिया उतने टाइम में अप्लाई करने के बाद वो ले लिया, बाकी वहां पे फिर भी फिक्स होगा ही होगा। फिक्स कैसे होगा? अगर आयरन के वहां पे आयरन हुआ तो आयरन के साथ फेरस फोस्फाइट बना देगा, जिंक हुआ तो जिंक फोस्फाइट बना देगा। मतलब उसने खुद तो फिक्स होना ही है, आपके जिंक और आयरन को भी पत्थर कर देगा। वो भी अवेलेबल आपके प्लांट को होना बंद हो जाएंगे। इसी वजह से आपका पीएच बढ़ेगा और आपकी बायोलॉजी भी इफेक्ट होगी, क्योंकि आयरन वहां पे इस फॉर्म में आ जाएगा कि जो जहर बन चुका है, आपके माइक्रोब्स उसको अवेलेबल नहीं कर सकते। अब केमिकल खेती वाले तो इसको एसिड से ट्रीट करके या वैसे कर सकते हैं, या फिर जहां भी जैसे बात करें कि बायो एंजाइम और ये भी अगर एसिडिक कंडीशन डाली जाए तो भी अवेलेबल होता है। इसके बाद जो है ना, फास्फोरस का सबसे बड़ा नियम है कि फास्फोरस अवेलेबल प्लांट ने अपटेक कब करना है। आपने फास्फोरस वहां पे अप्लाई कर दिया मानो, तो इसके साथ आपको 10% सल्फर चाहिए। जो रिक्वायरमेंट, जैसे अगर 100 किलो आपको वहां पे फास्फोरस देना है तो उसका 10वां भाग वहां पे सल्फर भी होना चाहिए, तभी आपका फास्फोरस का अपटेक हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सभी न्यूट्रिएंट एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हैं। आप एक चीज पे काम करके कभी भी हम उस चीजों से बाहर नहीं आ सकते जो हम अपनी प्रॉब्लम्स है, और कभी भी हम प्रॉपर अपनी प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे। तो वो केमिकल जो अपना सिस्टम है उसमें तो ये संभव ही नहीं है कि आप न्यूट्रिशन डेंस फूड उगा पाएंगे या फिर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन पे काम कर पाएंगे, क्योंकि ये फिक्स होना और इनके जो आदतें हैं और जो उनके व्यवहार हैं वो प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहे हैं, सही कंडीशन नहीं है अपनी सॉइल में। और 1.5 न्यूट्रल पीएच कहाँ होगा? जहाँ पे कभी फास्फोरस आपने डीएपी डाला नहीं है। जैसे ही डालोगे पहले दिन से आपका शुरू हो जाएगा ये होना। तो अभी मैं आपको डीएपी और नेचुरल में जो हम जिन चीज़ों को यूज करेंगे उसका डिफरेंस बताता हूँ कि कितना काम कैसे होगा। कि जैसे आपने 100 kg डीएपी लिया है, 100 kg डीएपी में अगर आपका मान लेते हैं हम कि अपना पीएच भी 6.5 है और कार्बन भी 1% है, तो 18% सोलुबलाइज होगा। वो मिलेगा कितना फास्फोरस? 9 kg, 46% ही है ना। तो 9 kg के लगभग आपको फास्फोरस वहां पे मिल रहा है 100 kg डीएपी अप्लाई करने पे। पहली तो अपनी कंडीशन है ही नहीं, पीएच सभी के अप हैं, कार्बन बहुत कम है, लगभग 2.5-3 किलो तक ही अवेलेबल हो रहा है। हम मान लिया तो अभी 9 kg ही अवेलेबल हुआ। हमारे पास सोर्स क्या है इधर? सॉफ्ट रॉक फॉस्फेट, जिसके अंदर 22% फास्फोरस है। और इसके अंदर जिंक, आयरन, पोटेशियम, 40 मिनरल्स और भी हैं, और ये ऑक्साइड फॉर्म के अंदर है, जिसको माइक्रोब आसानी से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब इसको भी साथ में सल्फर चाहिए। उसके लिए जैसे जिप्सम हम जो यूज करते हैं, जिप्सम के अंदर 30 से लेके 36% तक कैल्शियम होता है, सल्फर होता है, और जिसमें से
22% तो डायरेक्ट अवेलेबल फॉर्म में ही होता है, बाकी अवेलेबल हो जाता है माइक्रोब्स के द्वारा। तो 22% आपका फास्फोरस है। जिप्सम हम साथ में अप्लाई करते हैं तो जैसे 100 किलो में 22 किलो है, तो आपका ये कभी फिक्स नहीं होगा, पहली बात तो ये। दूसरा, 10वां भाग वहां पे आपने सल्फर अप्लाई किया तो उसी दिन से वो अपटेक होना शुरू होगा, अवेलेबल होना शुरू होगा। बाकी जो है धीरे धीरे माइक्रोब भी उसको, जो पीएसबी या जैसे हम बात करें अपने सूडोमोनास और ये सब पीएसबी का काम करते हैं, अगर बायोलॉजी वहां काम कर रही है तो ये अवेलेबल होगा। उसके बाद एसिडिक कंडीशन चाहिए होती है इसको। अगर आप इसके साथ 20 लीटर पर एकड़ बायो एंजाइम भी चला देते हैं तो ये आपका फास्फोरस उसी दिन अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। जब तक आपका प्लांट कंज्यूम नहीं करेगा तब तक ये आपका वहां पे अवेलेबल फॉर्म में ही रहेगा, किसी के साथ ये बाइंडिंग नहीं करेगा। प्लस जहां पे सॉफ्ट रॉक फॉस्फेट आपका यूज हुआ वहां पे आपको जिंक, बोरॉन, पोटेशियम और भी मिनरल्स वहां पे मिलेंगे। और उसके अंदर आपके क्ले बहुत अच्छी मात्रा में होता है, सिलिकॉन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिससे आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। अभी इसमें 9 kg मिल रहा था, इसमें 22 का 22 मिल जाएगा जब तक कंज्यूम नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जिसमें से अगर हम बात करें ना 14 kg, तो आपका ये 2 कंडीशन हुई, आपने साथ में जिप्सम अप्लाई किया और एंजाइम यूज किया, तो आपका 22 किलो में से 14 kg तो उसी 10-15 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। डीएपी से तो आपका बहुत ज्यादा, मतलब डबल से थोड़ा कम ही रहा, इतना अवेलेबल हो गया 100 kg से कंपेयर करने पे ही। 100 kg 50 kg डीएपी आपका आ रहा है 1400-1500 रुपए में, और ये लगभग 1300-1400 रुपए में 100 kg पहुंच जाता है ऑल ओवर इंडिया। अगर हम बात करें, अगर कोई नजदीक है तो हो सकता है और ज्यादा सस्ता उनको मिल जाए। ये सॉफ्ट रॉक फॉस्फेट चाहिए होता है। अब इसमें ना बात आती है रॉक फॉस्फेट में भी, जैसे 2 टाइप के मिनरल होते हैं या रॉक्स होते हैं, एक होता है सॉफ्ट और एक होता है हार्ड। सॉफ्ट रॉक फॉस्फेट, जो भी चीजें हम सॉइल में अप्लाई करेंगे ना, वो सॉफ्ट वो होती हैं जिनके अंदर ऑक्साइड फॉर्म के अंदर मिनरल हो, सिलिकॉन ऑक्साइड उसके अंदर होना चाहिए, तभी उसको माइक्रोब्स जो हैं अवेलेबल कर पाते हैं। एक हार्ड रॉक आता है जो एक तरह से सीधा हम बात करें तो रॉक ही है, मतलब पत्थर है, जिसको अगर बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करने में जाएंगे तो 40 साल में जाके वो अवेलेबल हो पाएगा। वो सिर्फ सिंगल सुपर फॉस्फेट जो बनाई जाती है फॉस्फोरिक एसिड यूज करके, उसी में ट्रीट अवेलेबल हो सकता है, उसके अलावा नहीं। तो हमें जो भी चीज लेनी है उनका ये होना चाहिए कि जो भी सोर्स हम यूज कर रहे हैं न्यूट्रिशन के लिए नेचुरल फार्मिंग में, ऑक्साइड फॉर्म के होने चाहिए और उनमें सिलिकॉन ऑक्साइड जरूरी होना चाहिए। तो इसके 2 तरीके हैं रॉक फॉस्फेट को अप्लाई करने के, कि एक तरीका है जिसमें आप अपनी फसल की ज़रूरत के हिसाब से कैलकुलेट करके जो आप क्रॉप लगा रहे हैं उसमें जितनी मात्रा आपको जैसे एक सीजन के लिए चाहिए उतनी मात्रा डाल सकते हैं एक बार में। दूसरा तरीका ये है कि आप एक बार में सॉइल टेस्ट करवाएं और एक बार में ही आप जितनी आपको कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जितनी आपकी सॉइल की है उसके हिसाब से आप 1 टन 2 टन 1.5 टन जो भी वहाँ पे क्वांटिटी बनती है कैलकुलेट करने पे, वो आप एक बार में डाल दें। और उसके बाद जो आगे प्रैक्टिसेस आती रहेंगी सब चीज़ें, कि हम सॉइल को डिस्टर्ब करना बंद कर देते हैं, बायोलॉजी पे काम शुरू कर देते हैं, कार्बन बढ़ाने पे काम शुरू कर देते हैं, तो ज़िंदगी में दोबारा डालना नहीं पड़ेगा। और आपकी सॉइल अगर एक बार वाले में कोई जा रहा है, भी 1 टाइम सॉइल बैलेंस करना है हमने, तो उसमें आप 0 टिल पे फर्स्ट 6 मंथ में पहुंच जाते हैं। अगर आप जैसे धीरे धीरे टर्म्स में कर रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें चलती रहेगी और वो समय भी ज़्यादा ले लेगी, क्योंकि जब भी हम डिस्टर्ब करेंगे सॉइल को तो वो अपने लिए समस्या ही क्रिएट करेगा, क्योंकि बायोलॉजी है ये चेन की तरह काम करती है। जब भी आप डिस्टर्ब करेंगे वो उनका जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, और जितना अगर उनको डिस्टर्ब ना किया जाएगा
तो ही वो अपने स्ट्रॉन्ग होंगे। और बायोलॉजी का सॉइल बायोलॉजी वाले में ही बात करेंगे, तो अभी आप टी ब्रेक के बाद अगले मिनरल पे हम आएंगे। अभी मैं इसकी एक वो बता देता हूँ कि ये पूरा हो जाए, कि जैसे एक जेनरिक क्वांटिटी है इसकी, कि कोई भी सॉइल में इसका आप रिजल्ट देखने के लिए जो भी कर रहा है रैंडमली, जिसके पास कोई सॉइल टेस्ट नहीं है और उसकी कोई भी सॉइल है एसिडिक एल्कलाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसिडिक सॉइल में तो ये डालते ही अवेलेबल हो जाएगा, जैसे डीएपी रिएक्ट करता है ना उससे फास्ट। ये होती है कि आप कोई भी सॉइल के अंदर कोई भी क्रॉप के लिए 300 से 400 केजी अप्लाई रैंडमली कर सकते हैं, जिससे आपको फास्फोरस की अवेलेबिलिटी और इसका फंक्शन और इसका रिजल्ट आपको सामने आ जाएगा एक क्रॉप साइकिल में ही। जैसे 6 मंथ के अंदर कि डीएपी अगर हम डाल रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था और ये डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है। दूसरा, ये आपकी कॉम्पैक्शन को भी खत्म करता है, आपकी स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है सॉफ्ट रॉक फॉस्फेट जो होता है। और इसके साथ में आप मिनिमम 200 केजी तक जिप्सम अप्लाई कर लीजिए, तो आपके फास्फोरस कोई भी क्रॉप आप कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, कोई भी सीजनल क्रॉप हो, हाँ जी, हाँ पर एकड़, कोई भी टाइप की आप वहाँ पे फसल करना चाहते हैं, उसके लिए आप अगर ये डालेंगे तो आपको फास्फोरस का सॉल्यूशन 100% हो जाएगा। और डीएपी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग आपका 4 टाइम तक फास्फोरस उसको मिलेगा। फास्फोरस का ऐसा ही नियम है कि जितना ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबल फॉर्म में होगा आपका प्लांट उतना ज़्यादा वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा। क्योंकि इसका फंक्शन कैसे होता है कि जैसे आपका ये प्लांट है और ये इसकी रूट्स हैं, आपकी सॉइल के जब प्लांट को फास्फोरस की जरूरत होगी ये ना सिग्नल देगा रूट के थ्रू माइक्रोब्स को। उसके बाद अगर वहां पे फास्फोरस अवेलेबल है तो रूट उठा लेगी, अगर नहीं है आपने डाला या डीएपी वाला फिक्स हुआ था, जैसे हम केमिकल खेती की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें आप अगर आपकी क्रॉप के अंदर फास्फोरस डेफिशिएंसी दिखी, डेफिशिएंसी दिखने पे आपने वहां पे डीएपी अप्लाई किया, अब डीएपी को लगभग 20 दिन चाहिए अवेलेबल होना और अपना फंक्शन शुरू करने में। उसके बाद अवेलेबल होने के बाद ही आपका प्लांट ले पाएगा। तो जैसे इसने सिग्नल दिया, आपने डीएपी डाला, 20 दिन का टाइम लगा, ये अपना स्टोमेटा क्लोज कर देगा। उसके बाद ये उस फास्फोरस को नहीं लेगा, भले ही आप अप्लाई किया, और इकोलॉजी को खराब करेगा। तो इसलिए अगर आप फास्फोरस नेचुरल सोर्स का यूज कर रहे हैं और वो वहां पे जब भी ये सिग्नल दे इसको फास्फोरस मिलना चाहिए, तभी ये सही आपको प्रोडक्शन दे पाता है। और प्रोडक्शन में सबसे बड़ा रोल फास्फोरस प्ले करता है। तो फास्फोरस की तो यही है। इसके अलावा जो रहता है वो होता है सॉइल टेस्ट पे, सॉइल बैलेंसिंग वाला पार्ट, कि हम सॉइल टेस्ट करेंगे, उसमें हमें अपना अवेलेबल फास्फोरस की क्वांटिटी पता चलेगी पर एकड़ के हिसाब से, कि हमने 3 फीट का सैंपल लिया, उसके अंदर हम जब सॉइल टेस्ट करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 125 किलो या 180 किलो पर एकड़ अपने पास है, जो अपने को चाहिए 250 से 260 किलो तक। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें ये कितना डालना पड़ेगा वो सॉइल टेस्ट से हम डिफाइन करेंगे। वो आप एक बार में भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी सॉइल सैंडी नहीं है तो। अगर सैंडी सॉइल होती है वहां पे हमें टर्म्स में ही करना पड़ता है, जैसे हर सीजन करके 2 साल 3 साल के अंदर हम उसको बैलेंस करते हैं। फास्फोरस का आपको इसके लेके कोई भी सवाल हो फास्फोरस के रिगार्डिंग? ये जेनरिक क्वांटिटी मतलब ये है कि एक अंदाजे से, जैसे कहीं भी आप डाल सकते हो, कोई भी क्रॉप में, कोई भी सॉइल में, इसको चेक करने के लिए कि आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दिया, सॉइल टेस्ट आपके पास है नहीं, फास्फोरस तो आपको जो भी आप क्रॉप कर रहे हैं उसको देना पड़ेगा, तो ये क्वांटिटी आप कहीं भी डाल सकते हैं बिना टेस्ट के भी, जिससे आपकी फसल अच्छे से हो जाएगी। 300 से 400 केजी रॉक फॉस्फेट, हम रॉक फॉस्फेट की ही बात कर रहे थे ना, हाँ, सॉफ्ट रॉक फॉस्फेट। हार्ड का मतलब होता है पत्थर,
मतलब दो फॉर्म है, एक तो है मिट्टी, एक है पत्थर। पत्थर में मिनरल और न्यूट्रिएंट्स तो बहुत हैं, लेकिन उसके लिए उतना स्ट्रॉन्ग बायोम चाहिए कि वो उसको ब्रेक डाउन कर पाए। जहाँ पे कभी वो जंगल में ही संभव है कि जहाँ पे पता नहीं कितने सालों से कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ है, वहाँ पे जो भी है वो वहीं पे गिर रहा है, वहीं पे डिकम्पोज हो रहा है, वो बायोलॉजी वैसे ही चल रही है, तो वहाँ पे डेफिशिएंसी नहीं आ रही है। जहाँ पे हम काम करना चाहते हैं वहाँ पे हमने सब कुछ बिगाड़ा हुआ है और हमारा कार्बन 0.25 है, ना वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, ना कुछ और है, तो हमें हार्ड रॉक को हम वहाँ पे नहीं ले सकते। केमिकल फार्मिंग वाला हो सकता है उसको फॉस्फोरिक एसिड डाल के अवेलेबल करवा ले या सल्फ्यूरिक एसिड डाल के करवा ले, वो एक अलग कंसेप्ट है। नेचुरल फार्मिंग में हमें सॉफ्ट रॉक फॉस्फेट ही चाहिए। हाँ अवेलेबल होता है, हाँ कॉमर्शियली अवेलेबल है। कॉस्ट इसकी देखिए डिस्टेंस के हिसाब से रहती है, क्योंकि क्वांटिटी और डिस्टेंस पे ये वेरी करेगी। अगर कोरियर से आएगा 50, 100, 200 किलो, तो आप ये मानिए कि जो कोरियर चार्ज करा उसमें 20 से 25 रुपए पर केजी हो सकता है। अगर ये गाड़ी के हिसाब से आए तो ये हो सकता है कि 10 रुपए केजी भी आ जाए। तो वो है डिस्टेंस और उनके हिसाब से। मध्य प्रदेश के सागर में ये निकलता है, पूरे भारत में एक ही जगह। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे सोल ऐप पे जो अवेलेबल है वो 100-200 केजी तक आप ले रहे हैं, तो वो 20 से 22 रुपए तक आपके डिस्टेंस से वेरी करता है, कोरियर से आता है पर केजी। अगर वही आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, जैसे 10 टन, 15 टन, 25 टन, तो वो कॉस्ट उसी हिसाब से कम हो जाएगी। जैसे फॉस्फोरस का रोल था प्लांट की हेल्थ, मतलब उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, रूट स्ट्रक्चर, और उसके अलावा फ्रूट बनने में सबसे बड़ा रोल रहता है फास्फोरस का। कैसे कि फास्फोरस जब स्टोर होता है और जब प्लांट, कोई भी जो प्लांट होते हैं जब डोरमेंसी में जाते हैं, तो अपना उनका यूटिलाइज किया गया जो फास्फोरस है वो उस समय ग्लूकोज में बदलता है डोरमेंसी के टाइम, और उसके बाद जब वो नई लीव्स निकालता है, फूल निकालता है, उस समय उस ग्लूकोज को वो वापस फ्रूट के रूप में निकाल रहा है। उसी तरह पोटेशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने जैसे मेन NPK 3 है उनमें से एक है। तो इसका क्या रोल है जी, जैसे कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट अवेलेबल हो गए, उसने अपटेक कर लिए, उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम पोटेशियम करेगा। बाकी सब न्यूट्रिएंट्स आपके वहाँ पे अवेलेबल हों, सॉइल सब कुछ ठीक है, प्लांट उठा लिया, लेकिन उसका जो सर्कुलेट होना है, जो ट्रांसपोर्टेशन होना है, वो पोटेशियम के बिना नहीं होगा। दूसरा, उसके अलावा जो है ये आपको रेजिस्टेंट पावर, उसके अलावा प्लांट के अंदर वाटर होल्ड करना, जैसे पोटेशियम आपका काम करेगा, सबसे पहले जो भी न्यूट्रिएंट्स उठे उनका प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करना, उसके बाद प्लांट को इम्यूनिटी देके उसकी रेजिस्टेंट पावर बनाना आपके टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अगेंस्ट और कुछ इंसेक्ट्स के लिए। उसके अलावा जो है वाटर उसके अंदर होल्ड इसी की वजह से होगा, और उसका जो है ट्रांसपिरेशन रेट और जो होते हैं वो इसी पे डिपेंड करते हैं, पोटेशियम पे। उसके अलावा पोटेश का रोल होता है आपके कोई भी फ्रूट के साइज बनने में। और पोटेशियम, ये चीज़ें हैं इंटरकनेक्ट, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम और बोरॉन। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी डेफिशिएंट हो जाती है तो दूसरी दोनों चीज़ काम नहीं करेगी। ये तीनों अगर बैलेंस हैं तो ही ये काम करेंगे। मान लो आपने बोरॉन, पोटास पूरा कर दिया, कैल्शियम नहीं है तो काम नहीं होगा। अगर कैल्शियम और बोरॉन है, पोटास नहीं है, तो भी वो दोनों चीज़ें काम नहीं करेंगी। जैसे पोटेशियम मान लो ट्रक है, बोरॉन मेन ड्राइवर है, इस तरह से कि पोटास ने सारा कुछ स्टोर करके प्लांट के अंदर सर्कुलेट कर दिया। उसके बाद उसके फंक्शन जो है वो डिफाइन करेगा आपका बोरॉन, कि कौन सा न्यूट्रिएंट क्या फंक्शन करेगा। पोटेशियम के सोर्स क्या हैं? सबसे पहला तो है जो हम जहाँ भी ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है वहाँ पे
आपका पोटेशियम पूरा हो जाता है। ग्राउंड वाटर है, जिप्सम में भी 2% तक है, रॉक फॉस्फेट में 6% तक है। और दूसरा, पोटास एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। अगर पोटास बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं जो वहाँ पे अपना फंक्शन बंद कर देंगे। अगर हम ये बैलेंस वाली कहानी में और न्यूट्रिशन डेंस फूड वाले में अगर जाते हैं तो अगर पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको बहुत से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके फ्रूट या आपके ग्रेन्स होंगे उसके अंदर नहीं आ पाएंगे। तो इसको भी बैलेंस में ही रखना होता है। इसके अलावा जैसे कुछ बायो एंजाइम्स बनते हैं उनमें भी पोटेशियम होता है। और एक चीज़ और है कि जैसे कैल्शियम, पोटास, सल्फर और मैग्नीशियम, अगर ये पूरे होते हैं तो आपके शकिंग पेस्ट आएंगे नहीं। इस जगह पे बोरोन नहीं, जैसे ये अगर 4 चीज़ें हैं बैलेंस में तो आपके शकिंग पेस्ट्स आपके प्लांट के ऊपर अटैक ही नहीं करेंगे। तो पोटेशियम के लिए हमें अलग से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जहाँ भी ग्राउंड वाटर यूज़ होगा वहाँ पूरा हो जाएगा। उसके अलावा ये जो भी चीज़ें हम डालेंगे उनमें उतना पोटाश आ जाता है जितना प्लांट को चाहिए। कैल्शियम, कैल्शियम का सबसे बड़ा रोल कॉम्पैक्शन को ख़त्म करना, आपके सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। कॉम्पैक्शन यानी कॉम्पैक्शन को ख़त्म करेगा, जैसे हार्ड होती है ना मिट्टी उसमें एरिएशन करेगा, मतलब जमीन को लूज करेगा। हाँ, लूज करेगा। प्लांट्स की जो वॉल बनती है उसमें सबसे बड़ा रोल है कैल्शियम का। कैल्शियम जहाँ भी डेफिशिएंट होगा तो आपके जो फ्रूट्स हैं उन फ्रूट्स या मेन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उनकी जो है कीपिंग क्वालिटी टाइम बहुत कम होगा, मतलब वो जल्दी सड़ेंगे। अगर आपका कैल्शियम पूरा हो जाता है तो कोई भी फ्रूट हो वो ड्राई हो जाएगा, उसका पानी सूख जाएगा लेकिन वो कभी भी सड़ेगा नहीं, मतलब ख़त्म नहीं होगा फंगस लग के, लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगा। और कैल्शियम आपकी सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स की एक्टिविटी है उनके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जैसे वहाँ पे वाटर, अगर आपके वहाँ पे ये मॉइस्चर अगर ज़्यादा रहेगा तो माइक्रोब्स काम कर पाएंगे, क्योंकि माइक्रोब्स को काम करने के लिए मॉइस्चर, टेम्परेचर और ह्यूमस ये चीज़ें मेंटेन वहाँ पे रहनी चाहिए। और कैल्शियम का मेन आपके लिए ये है, जैसे जब भी टेम्परेचर राइज होता है उसका अगर आपकी फसल के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है तो उस जगह पे आपके कैल्शियम की ही कमी है। अगर कैल्शियम की कमी नहीं है तो टेम्परेचर भले ही एकदम से कितना भी राइज हो, आपका प्लांट बहुत ज़्यादा उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। कैल्शियम के सोर्स pH 6.5 से ऊपर वाली जो है जिप्सम, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। कैल्शियम को हमने सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में ही सॉइल के अंदर पूरा करना है। इसके बिना जो हम ये जो भी बातें कर रहे हैं माइक्रोब्स की, कॉम्पैक्शन की, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हो पाई तो हमारे माइक्रोब्स प्रॉपर वो काम नहीं कर पाएंगे। और जो प्योर नेचुरल फार्मिंग जिसमें हमने सॉइल को के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है, नो टिल फार्मिंग करनी है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा कैल्शियम। तो कैल्शियम अगर हम एक बार पूरा कर लेंगे तो अपने जितने जो 3 फीट तक की सॉइल है उसके अंदर कहीं भी कॉम्पैक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आपके जैसे जहाँ पे आप पानी का इंटरवल आपका जहाँ पे 15 दिन का है, अगर कैल्शियम वहाँ पूरा है तो वो 1 मंथ तक चला जाएगा। नहीं, अगर आपकी सॉइल एसिडिक है तो ही लाइमस्टोन डालेंगे आप। 6.5 से अगर pH आपका कम होता है तो आप लाइमस्टोन यूज़ करेंगे।
अगर आपका हाँ 6.5 से pH ऊपर है या 6.5 भी है तो आप जिप्सम यूज़ करेंगे जी। सीधा आप खेत के अंदर इसको डालेंगे। ये होता है, जैसे अगर हम बात करें जेनरिक, तो आप इसको 500 किलो तक जिप्सम को कोई भी सॉइल में आप डाल सकते हो बिना कोई सॉइल टेस्ट के भी। और अगर इसको पूरा, इसका होता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के ऊपर कि आपकी सॉइल 3 साल में कितना इसको कंज्यूम कर सकती है, उसके हिसाब से आपको डोज डिफाइन करनी होती है। 2 टन, 1 टन, 1.5 टन जो भी निकलेगी। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो नुकसान इसका कुछ नहीं होना है, लेकिन ये है कि वो वेस्ट हो जाएगा, उसके अलावा वो लीच हो जाएगा और आपका पैसा बर्बाद होगा। तो इसलिए ये है कि 500 केजी तक तो आप जेनरिक कोई भी सॉइल में, कोई भी आप क्रॉप कर रहे हैं वहाँ पे एल्कलाइन सॉइल के अंदर डाल सकते हैं जिप्सम को। और जो ये है आपका लाइमस्टोन, ये 300-400 किलो से ज़्यादा नहीं डलता है, जो एसिडिक सॉइल है वहाँ पे भी। इसको धीरे धीरे ही अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर कार्बोनेट होता है, और अगर कार्बोनेट ज़्यादा है हुआ तो वो न्यूट्रिएंट अपटेक रोक देगा। तो इसलिए इसको जैसे अगर कंप्लीट करना है फिर तो हमें सॉइल टेस्ट ही चाहिए, उसके बाद हम एक बार डाल के भी वो काम कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी भी है ये, क्योंकि हम सॉइल टेस्ट करवाने के बाद जो भी अपनी वैल्यू बनती है 1 टन 2 टन कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के हिसाब से, वो डालने के बाद हम अपने सॉइल के अंदर मिक्स कर दिया। और उसके बाद आप भले ही तो परमानेंट बेड्स निकाल सकते हैं, अगर वो नहीं तो सीधा जो भी करें नो टिल फार्मिंग पे आप जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जाएंगे, भले ही आप बेड का यूज़ कर रहे हैं कुछ भी, तो आपकी सॉइल धीरे धीरे कॉम्पैक्ट हो जाएगी। और उसके बाद भले ही आप बेड कर रहे हो, भले ही प्लेन में कर रहे हो, वो आपका फेल हो जाएगा ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। अब एक है सल्फर। सल्फर का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे जो हम कार्बन, ह्यूमस, जो हम ह्यूमस की बात कर रहे हैं, हमने कोई भी बायोमास जमीन में डाला, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद उसका ह्यूमस बनता है। अगर आपके वहाँ पे सल्फर डेफिशिएंट है तो आपका ह्यूमस नहीं बन पाएगा, वो प्रोसेस भी बहुत स्लो हो जाएगा। इसके लिए आपका सल्फर ह्यूमस बनने के लिए क्ले और सल्फर दोनों होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जो भी सैंडी सॉइल्स हैं उनके अंदर कोई भी हरी खाद, ग्रीन मैन्योर कर रहा है, कोई भी बाहर से बायोमास डाल रहा है, तो वो मिट्टी बन जाता है। वहाँ पे कार्बन भी नहीं बढ़ रहा है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्ले नहीं है। सल्फर होगा, क्ले नहीं होगा तो भी ह्यूमस नहीं बन पाएगा। तो हम जो ये कार्बन बढ़ाने की और ये बातें कर रहे हैं, इसमें भी ये न्यूट्रिएंट्स अपना रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा जो सल्फर है, सल्फर जहाँ भी अगर डेफिशिएंट हुआ तो आपके फंगस अटैक करेंगे बहुत ज़्यादा, सॉइल के अंदर भी और प्लांट के ऊपर भी, अगर सल्फर की डेफिशिएंसी हुई। उसके अलावा आपका टेस्ट, शाइन और फ्रूट के अंदर जूस या जो भी बनता है, सल्फर का सबसे बड़ा उसके अंदर रोल है। कोई भी आप ग्रेन उगा रहे हैं, वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, फ्रूट उगा रहे हैं, उसमें अगर वो टेस्टलेस है, स्वाद नहीं आ रहा है, मतलब सल्फर की डेफिशिएंसी होगी। सल्फर और भी जैसे काफ़ी प्लांट के अंदर अमीनो एसिड्स और ये बनाने का भी काम करता है। उसके अलावा सॉइल के अंदर अगर ये पूरा है तो आपके जो भी चीज़ें आप डाल रहे हैं उनको सोल्यूबल करने का काम सल्फर करता है। और अगर सल्फर नहीं है तो फास्फोरस वहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। सल्फर बहुत ज़रूरी है उसके लिए। सल्फर का सोर्स जिप्सम है एल्कलाइन सॉइल के लिए, क्योंकि इसके अंदर 30 से 36% तक सल्फर होता है। ये अपना कैल्शियम वाला हम पार्ट करेंगे, उसके साथ ही ये हो जाएगा। अगर किसी की एसिडिक सॉइल हुई, वहाँ पे चांस यही होते हैं कि वहाँ पे सल्फर होता है एसिडिक सॉइल के अंदर। ये ना होने वाला एल्कलाइन सॉइल में ही ज़्यादा दिखता है कि वहाँ पे नहीं है। तो अगर उस जगह पे कुछ होता है, मान लो नहीं, तो वहाँ पे जैसे सल्फर ऑक्साइड आती है वो भी डाली जा सकती है, लेकिन वो है जब अपने पास सॉइल टेस्ट हो। एसिडिक सॉइल के अंदर सल्फर डेफिशिएंट नहीं होगा, वहाँ पे ह्यूमस और ये चीज़ें अच्छी होती है।
ये है जैसे अपने एल्कलाइन सॉइल्स के लिए। अगर सल्फर नहीं होगा फंगस अटैक करेंगी, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सोल्यूबलाइज नहीं हो पाएंगे। और सबसे बड़ा ह्यूमस बढ़ना, सॉइल की सबसे ज़रूरी चीज़ है ह्यूमस। अगर ह्यूमस वहाँ पे नहीं है तो माइक्रोब्स अपना काम कर ही नहीं पाएंगे। उनको रहने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए जो एनवायरनमेंट मिलता है वो ह्यूमस है और उनका फूड भी है। कोई भी माइक्रोब्स हैं वो डायरेक्ट कार्बन को नहीं खा सकते, ना ही कोई बायोमास को खा सकते हैं, वो ह्यूमस को ही कंज्यूम करते हैं। और जहाँ पे ह्यूमस होगा वहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और आपके कार्बन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। कार्बन होगा तभी ह्यूमस मतलब वहाँ पे होना है। और सल्फर जहाँ पे वो दूसरा एक और है, जहाँ भी सल्फर की डेफिशिएंसी होती है वहाँ पे लो टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा आता है। और दूसरा ऑयल सीड्स जो भी आप कर रहे हैं उनकी प्रोडक्शन इफेक्ट होती है, सल्फर डेफिशिएंसी होगी वहाँ पे। वैसे तो इसका रोल हर एक चीज़ में ही है। अगर सल्फर की डेफिशिएंसी है तो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता है, उसके अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स काम नहीं कर पाते हैं। मेन तो फॉस्फोरस ही नहीं काम कर पाता है। अब इसके बाद आपका रह गया जैसे जिंक। जिंक जो है आपके प्लांट्स के अंदर एंजाइम्स बनाने का काम करता है। अगर जिंक डेफिशिएंट होगा तो प्लांट अपने काफ़ी फंक्शन ही बंद कर देता है। उसके अलावा जो प्लांट के अंदर वायरस अटैक होते हैं वो आपके इसी की वजह से होते हैं जहाँ जिंक डेफिशिएंट होगा। ह्यूमन बॉडी में कर लो, प्लांट्स में कर लो। और दूसरा, जिंक जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो आज के दिन इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम पूरे भारत में हो रही है, इतने IVF सेंटर खुल चुके हैं, उन सब का कारण है जिंक की कमी होना। और जिंक खत्म क्यों हुआ? जहाँ भी यूरिया डाला गया वहाँ जिंक खत्म हो गया। उसके अलावा जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा धान की और गेहूं की खेती की गई तो उसमें सबसे ज़्यादा जिंक की माइनिंग हुई। उसके अलावा जो DAP फिक्स हो रहा है और जिंक के साथ जिंक फॉस्फाइड बना रहा है। जिंक फॉस्फाइड एक जहर है जो चूहों को मारने में काम आता है, वो अपनी ज़मीन में बन रहा है DAP की वजह से और बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अगर जिंक का मतलब है एक्टिविटी, जैसे अपने अंदर भी जिंक डेफिशिएंसी होगी तो अपने अंदर काफ़ी जैसे हम आलसी हो जाएंगे, हम एक्टिव नहीं रह पाएंगे, वो प्लांट के अंदर भी सेम होता है। काफ़ी एंजाइम्स और एसिड्स हैं जो इसके बिना काम ही नहीं करते, प्लांट के अंदर बनते ही नहीं हैं। तो जिंक पूरा करने के लिए यहाँ पे अपने पास जो हम रॉक फॉस्फेट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी जिंक है, जिप्सम में भी जिंक है, रेड सॉइल होती है उसमें भी जिंक है। और जिंक बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा ये चाहिए नहीं रहता। उसके अलावा जो आपको अणुजल बताया होगा स्प्रे के लिए, राकेश जी ने अणुजल का फॉर्मूला बताया आपको, भस्म रसायन या अणुजल, उसमें भी जिंक होगा जो स्प्रे किया जाएगा। तो उससे जैसे जिंक स्प्रे में भी बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्ड देता है तो उससे भी ये पूरा हो जाएगा। उसके अलावा जिंक ऑक्साइड इसका सोर्स है, जैसे एक टाइप की ये मिट्टी ही है ये भी, लेकिन उसकी ज़रूरत वहाँ रहेगी जहाँ पे बिल्कुल मान लो और सब चीज़ें ठीक थी, फॉस्फोरस पूरा था, हमने ये काम नहीं किए, जहाँ पे जिप्सम और ये नहीं डाले वहाँ पे अलग से जिंक ऑक्साइड डाला जाएगा और जहाँ पे वो चीज़ें की जाएगी वहाँ पे जिंक पूरा हो जाएगा। अब जो आयरन, इसका ये है अपने लिए जिस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए आज के दिन, क्योंकि जो DAP डाला गया उसकी वजह से फेरस फॉस्फाइड भी बना, आयरन हमारा कम हो गया। उसके अलावा जहाँ पे ये DAP है फास्फोरस, उसकी वजह जो
कि ये वहाँ पे आयरन काम करना बंद कर दिया और जो है वो फिक्स हो गया। अब आयरन नहीं है तो वहाँ पे 80% माइक्रोब्स ही नहीं काम कर पाएंगे। तो इसलिए ये आयरन तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है नेचुरल फार्मिंग के अंदर, क्योंकि माइक्रोब के बिना अपनी सॉइल नहीं है। वो अर्थ बोल सकते हैं, सैंड बोल सकते हैं, लेकिन सॉइल नहीं बोल सकते आप। तो 80% माइक्रोब्स काम ही आयरन के बाद अपना सेल डिवीजन करना शुरू करेंगे। और दूसरा, जैसे अपने अंदर आयरन की कमी होती है तो अपने अंदर जैसे हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, उसी तरह से इसके अंदर प्लांट के अंदर सैप बनना बंद हो जाता है। जैसे अपने अंदर खून है, प्लांट के अंदर सैप होता है, वो पूरा नहीं होगा और प्लांट के अंदर ग्रीनरी पूरी नहीं होगी, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी और उसी तरह से उसकी जो है प्रोडक्शन पे भी बहुत ज़्यादा असर आएगा। अब इसको पूरा करने के लिए होती है रेड ऑर्च, जिसको लाल मिट्टी, रेड सॉइल बोल सकते हैं आप। ये एक क्ले होती है जिसके अंदर 28% आयरन होता है। इसके अंदर सिलिकॉन ऑक्साइड भी होता है, ये भी सॉफ्ट ही है। और इसके अंदर पोटास होगा 7% तक, फास्फोरस होगा 5 से 6% तक, और जिंक, बोरोन, ये सब चीजें भी इसके अंदर होंगी। तो इसका यूज होता है, जैसे आप कहीं भी मान लो रैंडमली करना चाहते हैं तो आप 200 kg पर एकड़ अप्लाई कर सकते हैं सीधा। कोई भी फसल आप कर रहे हैं, कोई भी आपकी मिट्टी है, अगर आपकी मिट्टी पहले से ही लाल है बहुत ज़्यादा, वहाँ तो है नहीं ज़रूरत। अगर उस जगह पे बहुत लाल मिट्टी है, वहाँ तो जैसे माइक्रोब्स आप अप्लाई करेंगे, एसिडिक कंडीशन बनाएंगे, कार्बन जैसे आप कोई भी कंपोस्ट और वो चीज़ें डालेंगे तो भी अवेलेबल होना ये शुरू हो जाएगा, सल्फर से हो जाएगा। लेकिन जिन मिट्टी के अंदर जो लाल मिट्टी नहीं है, दूसरी ब्लैक सॉइल कर लो, सैंडी सॉइल कर लो, उनके अंदर 200 kg पर एकड़ आप रैंडमली डाल दीजिए। तो आपको जो भी चीज़ें, आप जितने भी माइक्रोब्स अप्लाई करेंगे, जो भी कल्चर अप्लाई कर रहे हैं, आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे दिखने शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी। और आपकी सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्ले और सिलिकॉन ऑक्साइड है। और आयरन जहाँ पे डेफिशिएंट होगा, वहाँ पे जो भी जैसे फ्रूट फ्लाई, काटने वाले जो भी कीड़े होते हैं, वो सब वहाँ पे अटैक करेंगे प्लांट के अंदर। अगर आयरन पूरा हुआ तो वैसे इंसेक्ट आपको नहीं आएंगे, फ्रूट फ्लाई का अटैक देखने को नहीं मिलेगा, जो आज के दिन फ्रूट क्रॉप्स या वेजिटेबल क्रॉप्स जो भी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। अब एक चीज़ और उस पर मैं बात करूंगा, जैसे बोरॉन, लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा है। ये सिस्टम जैसे अगर बोरॉन नहीं होगा, कैल्शियम और पोटास आपके काम नहीं करेंगे सबसे पहले तो, इसलिए ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बोरॉन सबसे कम मात्रा में चाहिए होता है, वैसे इससे भी कम वाले हैं, लेकिन जो हम मैक्रो और माइक्रो की जिसमें बात करते हैं उसमें से ये सबसे कम चाहिए रहता है। लेकिन ये आपकी प्रोडक्शन को 80% तक इफेक्ट कर सकता है अगर ये डेफिशिएंट होता है तो। इसके बिना आपके फ्लावर्स हो सकता है आए ही ना, आगे फ्रूट सेट ना हो, उसके बाद आपके फ्रूट्स में क्रैकिंग, टेढ़ा मेढ़ा होना, और बोरॉन का काम, रूट भी वहाँ पे डेवलप पूरी नहीं होती जहाँ पे बोरॉन बिल्कुल डेफिशिएंट होगा। तो बोरॉन का जो सोर्स है वो है बोरेक्स, जिसको आप जहाँ भी आपको ज़मीन के अंदर या बोरॉन की डेफिशिएंसी जहाँ भी दिखती है, वहाँ आप 1 kg बोरेक्स लेके उसको पानी में घोल के मिट्टी के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। पानी देने से पहले मिट्टी पे स्प्रे करना है, प्लांट पे नहीं करना। बोरॉन जो है अगर प्लांट पे स्प्रे करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है,
वो सिर्फ हमें दिए जा रहे हैं, हम डाल रहे हैं, वो 5% 7% से ज़्यादा काम नहीं करेगा। बोरोन रूट से ही मिलना चाहिए, सोइल से ही मिलना चाहिए, तब ये आपको प्रॉपर प्रोडक्शन और इसकी डेफिशिएंसी को ख़त्म कर पाएंगे। अब इसके बाद जैसे कॉपर सबसे पहले तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो आयरन है वो कॉपर के बिना काम नहीं करेगा। आयरन का 10वां भाग वहाँ पे कॉपर होना चाहिए, तब आयरन फंक्शन करेगा प्लांट के अंदर। और कॉपर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये टॉक्सिक हो जाएगा। बोरोन भी टॉक्सिक हो जाता है ज़्यादा होना। तो इसलिए कॉपर हमारा उन सभी 3-4 चीज़ों में पूरा हो जाएगा जो हम लाल मिट्टी, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम जो यूज़ कर रहे हैं उनसे ये पूरा हो जाएगा। उसके अलावा जो अणुजल का फॉर्मूला है उससे भी पूरा हो जाएगा। अब सॉइल बैलेंसिंग वाला जो काम है वो हम कैसे शुरू करेंगे उसमें बताता हूँ। अभी इसके अंदर जैसे निकल, क्रोमियम जो और अपने सोडियम, वो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन उनका दूसरों के साथ इतना कनेक्शन नहीं है। और जो काम हम करेंगे उसमें वो सब चीज़ें पूरी हो जाएगी। बहुत थोड़ी मात्रा में वो चीज़ें चाहिए। ये इतनी चीज़ें तो इसलिए ज़रूरी है कि इनका रोल आपको पता हो। ये एक दूसरे के बिना काम ही नहीं करते। वैसे तो सभी का एक दूसरे के साथ रोल है, लेकिन इनका तो मेन है। अब जहाँ पे आयरन और कॉपर नहीं होगा, डाईबैक, जो कोई भी अगर फ्रूट्स की खेती कोई कर रहा है उनके प्लांट्स में डाईबैक की समस्या होगी बहुत बड़ी, जिसके लिए इतने फंगीसाइड्स दिए जा रहे हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल, लेकिन वो एक बार थोड़ा सा ठीक दिखता है प्लांट, लेकिन 2-3 मंथ में वापस वहीं पे आ जाता है और आने वाले 2-3 साल में वो मर जाएगा। अगर आयरन और कॉपर नहीं मिलेगा तो वो कभी ठीक नहीं होगा। अगर वहाँ पे आयरन और कॉपर अप्लाई कर दिया जाए तो आपका डाईबैक की समस्या खत्म हो सकती है। अब जो हम बात करेंगे सॉइल बायोलॉजी पे, थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। उसके बाद मैं बता दूंगा कि हमें क्या चीज़ कैसे अप्लाई करनी है, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। सॉइल बायोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें, इस लगभग 1.5 लाख टाइप के माइक्रोब्स हमें चाहिए ही चाहिए अगर खेती हमें सही करनी है, मिट्टी को जीवित करना है। आज के दिन अगर हम अपना टेस्ट करवाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि हमारे पास 10 से 15,000 माइक्रोब्स अपनी सॉइल के अंदर मिलेंगे मुश्किल से। और चाहिए हमें कम से कम 1.5 लाख टाइप के, इससे भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन इतने तो चाहिए ही चाहिए। और इनकी शुरुआत इनको वहाँ पे सॉइल में रहने के लिए कंडीशन चाहिए। अगर हम बाहर से अप्लाई भी कर रहे हैं तो भी ये नहीं रह पाएंगे। कंडीशन क्या है? ह्यूमस हो, मॉइस्चर रहे वहाँ पे, और टेम्परेचर मेंटेन रहे सॉइल का। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर आपकी सॉइल का टेम्परेचर 28 डिग्री से ऊपर जाता है या उससे कम आता है तो काफ़ी डोरमेंट हो जाते हैं। ये बिल्कुल ख़त्म तो कभी होते ही नहीं है। इनका फंक्शन ऐसा होता है कि अगर मान लो वहाँ पे वो डोरमेंट हो गए 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी अगर उसको कंडीशन मिलेगी तो वो काम करना शुरू कर देंगे। अब इसके अंदर बायोलॉजी के अंदर अपने अर्थवॉर्म्स भी आते हैं। उसके अलावा काफ़ी इंसेक्ट्स हैं जो आपके डिकम्पोजिंग का काम करते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर सिर्फ बैक्टीरिया या फंगस ही नहीं है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, बहुत सी चीज़ें हैं। अब इनके लिए ज़रूरी क्या हो जाता है कि अगर ह्यूमस वहाँ पे नहीं है तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और जो हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन एक्चुअल में इनका ही फूड है, बायोलॉजी का फूड, कार्बन फूड है बायोलॉजी का, इसलिए वो ज़रूरी है। उसके बिना वहाँ पे बायोलॉजी सरवाइव नहीं कर पाएगी। हम कल्चर बना के चला रहे हैं, वो वहाँ जाके डोरमेंट हो रहे हैं। और वहाँ पे जो पैथोजेंस थे, एक चीज़ और रह गई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। अब आपने कोई भी चीज़ अप्लाई की, वो जाके वहाँ पे जो हमने कल्चर डाला था उसमें जो चाहिए थे वो तो डोरमेंट हो गए, लेकिन उसके अंदर आपने गुड़ या ग्लूकोज जो भी चीज़ दी, वहाँ पे जो पैथोजेंस थे उनको फूड मिल गया और वो वापस बढ़ना शुरू हो गए। अब आपको इन चीज़ों के लिए करना क्या है कि
सबसे पहले सॉइल अपनी कवर रहे। ये ज़्यादा अंधेरे में काम करते हैं, लाइट कम मिले इनको, क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी हम कोई भी प्लांट है वो नई पत्तियां दिन में कभी नहीं देखी होगी, सुबह हम देखते हैं नई पत्तियां निकली होती है, ये रात में उसके लिए काम करते हैं। और अगर आप सॉइल कवर रखेंगे वहाँ पे इनको एनवायरनमेंट वैसा मिलेगा तो ये दिन रात काम करेंगे। अब सॉइल बायोलॉजी का काम है अपना जो भी वहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है उसको अवेलेबल कराना, स्टोर करना। अब केमिकल खेती में हम जो डाल रहे हैं उसका ही हम 30-35% कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी सब वहाँ पे वेस्ट हो रहा है। ये जो स्टोर पड़ा हुआ जो भी है, जो वहाँ पे अपने काम में नहीं आ रहा है या जो भी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है वो सब अपने लिए काम में आएंगी, उसके लिए ये सॉइल बायोलॉजी काम करेगी। अब उसके अंदर बैक्टीरिया है, फंगस है। ये आज के दिन जो हम बात करते हैं कि फंगस अपने खेती के अंदर उनका फंक्शन कैसे हो रहा है, फंगस, नेमाटोड्स, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे खेत में फंगस बहुत आ रही है, वेजिटेबल्स में नेमाटोड्स बहुत आ रहे हैं, इनका कारण क्या है? ये इनको अपने प्लांट से कोई मतलब नहीं है कि ये अपने प्लांट्स में जाके खाएंगे, उसमें सरवाइव करेंगे। ये एक दूसरे के ऊपर अपना जीवन चलाते हैं। जैसे नेमाटोड 4 तरह के होंगे, रूट फीडिंग भी हैं, नेमाटोड्स को खाने वाले भी हैं, बैक्टीरिया को फीडिंग करने वाले भी हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर अपना जीवन चलाते हैं। अगर वहाँ पे पूरी बायोलॉजी है तो हमें कभी भी फंगस, नेमाटोड ऐसी कोई समस्याएं आएगी नहीं। होता क्या है कि मेन तो फंगस और बैक्टीरिया का जो रेशो है वो 1:1 होना चाहिए। आज के दिन हमारे फंगस ज़्यादा मिलेगी, बैक्टीरिया कम मिलेंगे। कोई भी हम टेस्ट करवाएंगे उसमें, वो है कारण हमारे लिए कि हम जो चीज़ें ज़मीन में अप्लाई कर रहे हैं उसमें वही चीज़ें बढ़ती जा रही है, क्योंकि एनवायरनमेंट उन्हीं के लिए है, ऑक्सीजन वहाँ पे है नहीं। और हमारे जो भी काम करने वाले हैं वो लगभग एरोबिक कंडीशन वाले हैं। तो अब उनके लिए इसको काम में लगाने के लिए जो ज़रूरी काम है अपने, वो है आप लाइव मल्च रखें, सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करना। उसके अलावा कॉम्पैक्शन नहीं होने देना। कार्बन को बढ़ाने के लिए काम करना। और सबसे जरूरी पर स्क्वायर मीटर के अंदर 16 स्पीसीज के प्लांट्स होना। क्योंकि अब इसका ये जरूरी क्यों है वो बताता हूं मैं आपको। जैसे 1.5 लाख टाइप के माइक्रोब्स हमें चाहिए और अपने खेत के अंदर एक ही तरह की हमने हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से दूसरी कोई भी वनस्पति या प्लांट वहाँ पे है नहीं। अब जितने भी ये माइक्रोब्स हैं ये प्लांट्स की रूट से एंजाइम्स, प्रोटीन्स और ग्लूकोज लेते हैं। जैसे इनको शुगर या ग्लूकोज देने का काम प्लांट्स की रूट करती है। तो अब अगर एक ही टाइप के प्लांट होंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 20,000 टाइप के माइक्रोब्स को प्रोटीन दे सकता है। सबको अलग अलग टाइप का चाहिए, इसलिए वहाँ पे हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्लांट होने चाहिए। और जो हम ग्रीन मैन्योर करते हैं उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स सीड होना चाहिए, हर टाइप के। उसमें लेग्यूम्स भी हो, ऑयल सीड भी हो और लीफ वाले भी हों, जिनको उसके अलावा जैसे कोई पतली पत्ती का होता है, कोई चौड़ी पत्ती का होता है, हर टाइप का, फूल वाले भी हो, तब अपने वहाँ पे बायोलॉजी प्रॉपर एक्टिव हो पाएगी। उसके बाद जैसे अगर लाइव मल्च कहीं पे नहीं हो पा रही तो हम सूखे घास से भी वहाँ पे मल्च करेंगे, लेकिन कोशिश करें कि लाइव मल्च ही हो, वो सबसे बेस्ट है। उससे ही वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होगा और मॉइस्चर रहेगा, और जितने ज़्यादा रूट्स आपके खेत के अंदर होगी उतना जल्दी आपका कार्बन बढ़ पाएगा। अब होता क्या है, जो
आपके इंसेक्ट्स हैं, वो आपके जो आपने बायोमास वहाँ पे डाला ग्रीन मैन्योरिंग की, या जो भी रेजिड्यू क्रॉप का बचा वो वहाँ डाल रहे हो, उसको तोड़ने का काम आपका करेंगे इंसेक्ट्स। उसके बाद बहुत छोटा रहेगा, उसको कुछ स्पीसीज हैं अर्थवर्म्स की, वो भी खाते हैं। अब उसके बाद जब वो हुमस में चला जाएगा तब उसको माइक्रोब्स खाना शुरू करेंगे, और माइक्रोब्स को खाने के लिए जो अर्थवर्म्स है वो ऊपर आते हैं। अर्थवर्म्स खाते हैं माइक्रोब्स को। अगर बायोलॉजी पूरी नहीं है तो अपने को जो 30 फीट तक जाने वाले माइक्रोब्स हैं, जो अर्थवर्म्स हैं, वो ऊपर नहीं आएंगे। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब आप अगर हम जैसे इरिगेशन कर रहे हैं बार बार सॉइल, अब ये सब चीज़ें इससे कनेक्ट कैसे होगी? जैसे हमने सॉइल बैलेंसिंग का काम नहीं किया, मतलब कॉम्पैक्शन को कम नहीं किया, उसके लिए कैल्शियम नहीं दिया, तो हमें पानी बार बार देना पड़ेगा। और जब आप बार बार पानी दोगे आपकी सॉइल में से एयर निकल जाएगी, फिर वहाँ पे ये इफ़ेक्ट होंगे, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगी, तो ये ख़त्म होंगे, ये काम करना बंद कर देंगे, बहुत कम ही काम कर पाएंगे। और जहाँ पे आपने कैल्शियम दे दिया, एरिएशन प्रॉपर हो रहा है, कॉम्पैक्शन है नहीं, कैल्शियम पूरा होने की वजह से आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, पानी आपको बार बार नहीं देना पड़ रहा, और दूसरा वो कॉम्पैक्शन कभी कैल्शियम होने ही नहीं देगा। तो जो आपके वहाँ पे मॉइस्चर बना हुआ है, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपने वहाँ पे लाइव मल्च की हुई है, और दूसरा जैसे आयरन आपकी मिट्टी में पूरा है, और जो रेजिड्यू है वो आप ज़मीन में छोड़ रहे हैं और डिस्टर्ब सॉइल को नहीं कर रहे हैं, तब आपकी बायोलॉजी वहाँ पे पूरा काम कर पाएगी। अब यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, जैसे मेरे पास कई लोग कॉल करते हैं, बोलते हैं कि हमने जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग के बैक्टीरिया हैं, या कोई कैप्सूल कल्चर भी यूज़ कर रहा है, वो चलाता है और उसके बाद बोलता है कि सर हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, नाइट्रोजन पूरा नहीं हुआ। वो नाइट्रोजन एक दिन में पूरा नहीं करेगा, वो पूरे साल में 20 से 25 किलो नाइट्रोजन को फिक्स कर पाएगा सॉइल में। वो भी कब? जब वहाँ पे उसके लिए कंडीशन होगी। अब जो जैसे आपको बताया राकेश जी ने, जैव रसायन, जीवाणु जल, पंचगव्य, ये सब चीजें, ह्यूमिक एसिड डायरेक्ट ह्यूमस है, मतलब ह्यूमिक एसिड जो होता है पोटेशियम ह्यूमेट, %98 का होता है ये डायरेक्ट आपका ह्यूमस ही है। ये आर्टिफिशियल वहाँ पे आपके लिए कंडीशन बनाता है सॉइल के लिए, आपके माइक्रोब्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस बनेंगी। इसका रोल अगर ये मान लो 1 kg आप डाल रहे हो ना, तो ये आपके इक्वल है लगभग 2 ट्रॉली कंपोस्ट के। ह्यूमस 2 ट्रॉली कंपोस्ट में जितना ह्यूमस होगा उतना पोटेशियम ह्यूमेट 1 kg काम करेगा। इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। इसको अगर आप डाल रहे हैं तो भी उसके बाद आप अगर चलाएंगे ये कल्चर तो वो अच्छे से काम करेंगे। अब इसको इफेक्ट करने वाली आपके जो सॉइल की ईसी और पीएच भी इसको इफेक्ट करते हैं माइक्रोब्स को। जैसे आपकी बायोलॉजी पूरा वर्क नहीं कर पाती, उसके लिए पीएच भी होता है, ईसी भी होता है। अगर ईसी ज़्यादा है तो भी ये प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, और कम है तो भी नहीं काम कर पाएंगे। इस जगह पे होता क्या है, जब भी आप इरिगेशन करेंगे उस समय आप ह्यूमिक एसिड अप्लाई करें कम से कम 200 ग्राम। ह्यूमिक एसिड जब भी आप पानी देते हैं जमीन के अंदर, जहाँ पे आप जैविक खेती शुरू कर रहे हो, 15 दिन में जा रहा है, 1 महीने में जा रहा है, उसको पानी के साथ जरूर दीजिए। वो आपका ईसी और पीएच के ऊपर काम करेगा, वहाँ पे कंडीशन भी बनेगी, और उसके अलावा न्यूट्रिशन अपटेक में बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपके प्लांट्स के लिए। एकड़ सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है वो आपका प्लांट के लिए प्रोटीन का काम करता है। सीवीड एक्सट्रैक्ट को आप, वो एक एल्गी है, एल्गी का ही एक्सट्रैक्ट है एक्चुअल में, और जो सीवीड बोलते ही एल्गी को ही है। उसका काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करती है अगर सॉइल में आपने अप्लाई किया है। वो भी एक, जैसे हम सीवीड कर रहे हैं, जब हम पूरी बायोलॉजी एटमॉस्फेयर बनाएंगे वहाँ पे एल्गीज अपने खेतों में अपने आप बनने भी लगेंगी। इस समय जो आप सीवीड को यूज़ कर रहे हैं वो आपको नाइट्रोजन का आप उसको जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन पौधा लेके वहाँ पे प्रोटीन्स बनाएगा,
और ये अगर आप डायरेक्ट डाल रहे हो तो अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स उसको डायरेक्ट मिल जाएंगे, तो वो ग्रोथ, वो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए आपको इफेक्टिव रहेगा। ये देखिए जो भी प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन उनको हम उसी जगह तक यूज करेंगे कि अपनी क्रॉप को सपोर्ट मिलती रहे, लेकिन हमें मेन काम ये करने होंगे कि आने वाले टाइम में बिल्कुल स्टेबल हो सके, कि हमें कुछ भी ना करेंगे तो भी हमारी खेती बहुत अच्छी होगी, कोई इंसेक्ट्स और बीमारियां भी नहीं आएंगी और प्रोडक्शन भी पूरा आएगा। अब जो है जैसे सॉइल बायोलॉजी के जो सोर्स क्या हैं कि बैक्टीरियल कल्चर आप अप्लाई कर रहे हो, बायो एंजाइम है, उसके अलावा इसमें सोल में आपको जंगल जीवाणु मिलेगा, जिसके अंदर आपको सभी तरह के बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ जो हमें चाहिए सब आ जाएंगे, लेकिन इनके लिए माहौल हमें ही वहाँ पे क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो उसके साथ में क्या है, जो आप एंजाइम दोगे वो सुक्रोज है, उसमें प्रोबायोटिक प्रोटीन्स हैं और उसके अंदर सभी माइक्रोब्स भी हैं, तो वो फूड है आपके प्लांट्स के माइक्रोब्स के लिए, साथ में आपके प्लांट के लिए तो है ही है, उसके लिए भी है। अब इस जगह पे जैसे आपको जैव रसायन, पंचगव्य, ये जितने फॉर्मूले आपको राकेश जी ने बताए, उसका एक आज के दिन समाधान है कि उतने काम हम करना मुश्किल हो जाता है, अलग अलग इतने फॉर्मूले। उसकी जगह पे अगर आज के दिन जो EBC यूनिट लगती है, जिसको एनएरोबिक बैग बोलते हैं, अगर उसको यूज करना शुरू करते हो आप, तो उसके अंदर आप ताजा गोबर डालेंगे, गौमूत्र डालेंगे, उसके अलावा उसके अंदर गुड़ डालेंगे, चावल का पानी डालेंगे, और जो भी वेजिटेबल्स आपके पास है, जो फ्रूट्स हैं, उनको उसके अंदर डाल सकते हो। उसके अलावा उसके अंदर जितने ये कल्चर हैं अपने, बैक्टीरिया कल्चर है, जंगल जीवाणु है, ये सब चीजें भी उसमें आप डाल सकते हो। तो उसके अंदर होगा क्या, वो है तो एनारोबिक कंडीशन में, लेकिन उसके अंदर जो कम आपने गोबर डाला हो, जो भी आपके पास लीव्स बच रही हैं, जो आप वीड्स के रूप में जिनको उखाड़ रहे हो, हरे जो भी आपके पास वनस्पति है, उसको उसके अंदर आप डाल रहे हो, वो डायरेक्ट एंजाइम फॉर्म में आपको मिलेगा। जो कंपोस्ट आप खेत में डालने के बाद 3 साल में जिस फॉर्म में जाएगी, वो आपको डायरेक्ट मिलेगी इसमें 55 दिन के बाद। उसके अंदर आप इन सब चीज़ों को डाल सकते हो, जो भी आप बायोमास के लिए यूज़ कर रहे हो। सबसे ज़्यादा जो गोबर है उसका यूटिलाइजेशन सबसे गलत हो रहा है अपना, जो हम कंपोस्ट और ये कर रहे हैं। करने के बाद भी सब हमने प्रोसेस कर लिया, खेत में डाला, उसके बाद भी उसका 90% न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा, मेन नाइट्रोजन तो रह भी नहीं पाएगा। अगर उसको आप यूज़ करते हो तो वो एक तो जैसे जैव रसायन में लिमिट है कि 90 डेज में बनेगा, एक फिक्स अमाउंट बनेगी, और वो यूज़ हो गया, फिर आपको उतना बनाना पड़ेगा। ये ऐसा है कि आपने एक बार 55 दिन का टाइम इसको देना है, 55 डेज, उसके बाद ये आप डेली जितना 200 लीटर तक उसके साइज के हिसाब से आप डेली निकाल सकते हो। और ये भी एसिडिक रहेगा, जितना आप चलाएंगे डायरेक्ट आपकी ज़मीन को एंजाइम के रूप में कार्बन जा रहा है और ह्यूमस मिल रहा है, आपकी बायोलॉजी भी उसके अंदर पूरी है, सब चीज़ें आपकी एक काम से हो जाएंगी। जो हमें एटमॉस्फेयर चाहिए वो भी वहाँ पे उससे बनेगा, पीएच भी डाउन होगा, फूड भी बायोलॉजी को मिलेगा, बायोलॉजी भी डायरेक्ट उसमें भी सभी जितनी चीज़ें हम डालेंगे सबके माइक्रोब्स अपने आप बन जाएंगे। तो एक काम अगर आप ये कर लेते हो, EBC यूनिट अगर इस्टेब्लिश करते हो अपने खेत के साइज के हिसाब से, तो आपको उतने काम नहीं करने पड़ेंगे। सारे बैक्टीरियल कल्चर इसी में यूज़ कर लो आप, और ये डायरेक्ट जितना ज़्यादा आप खेत में चला सकते हो, अगर इसको आप चलाएंगे, उसके बाद आप ग्रीन मैन्योर करते हैं, जो भी करते हैं, वो सब चीज़ें आपकी प्रॉपर यूटिलाइज हो पाएंगी। अब ये काम करने के बाद, जैसे अब बायोलॉजी के अगर मैं आपको अलग अलग इन बैक्टीरिया के नाम और इन पे करेंगे, ये बहुत है कि इनका पूरा भी हम नहीं कर सकते, लेकिन वो एक चीज़ को पकड़ के कुछ भी नहीं होगा। हमें ये करना पड़ेगा कि वहाँ पे सारे हो सकें। उसके लिए जो कंडीशन है कि सॉइल को हम कल्टीवेट ना करें, उसके लिए पहले सॉइल पे काम शुरू करें, उसके बाद बायोलॉजी पे शुरू हो पाएगा। तो वो जब आप सॉइल को डिस्टर्बेंस बंद कर देंगे, कवर रखना शुरू कर देंगे। अब वहाँ पे लोगों के सवाल क्या होते हैं, वीड, कि अगर हम सॉइल को मान लो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जुताई नहीं कर रहे हैं, अगर उसके अंदर जो भी क्रॉप कर रहे हैं उसमें जो प्लांट्स उगेंगे वो अपनी क्रॉप को नहीं होने देंगे। सभी का यही रहता है, वीड को सब समस्या मानते हैं।
इसमें है क्या, वीड वही है जो कंपटीशन होगा प्लांट का स्पेस के लिए। उस कंपटीशन को अगर आप मैनेज कर लेते हो तो वीड आपके लिए बेनिफिशियल ही होंगे, कभी आपके लिए वो खरपतवार या वीड नहीं होंगे। जो शुरुआती टाइम में जब आपने क्रॉप लगाई उस समय जो प्लांट्स उसके बराबर उगे हैं, जो उससे ऊपर जा रहे हैं आज, यहाँ उसके बराबर कंपटीशन कर रहे हैं स्पेस का, सिर्फ उनको मैनेज कर लो। जो सॉइल के उससे नीचे रह रहे हैं वो आपके लिए न्यूट्रिशन का माइनिंग करेंगे, कार्बन भी बढ़ा के देंगे, माइक्रोब्स के लिए एटमॉस्फेयर भी बनाएंगे, सब आपके लिए काम करेंगे। यहाँ पे न्यूट्रिशन की कहीं भी कमी नहीं है, क्योंकि हम जितना न्यूट्रिशन दे रहे हैं उतना केमिकल में और वो संभव ही नहीं है। हम न्यूट्रिशन का काम पहले ही पूरा करके ये चीज़ें शुरू कर रहे हैं। और उस जगह पे जब आप उन वीड्स को वीड्स एक्चुअल में है क्या, ज़मीन की ज़रूरत के लिए उग रहे हैं। जिस दिन आपकी सॉइल में कॉम्पैक्शन ख़त्म हो जाएगा लगभग वीड उगना बंद हो जाएंगे। उसके अलावा जैसे आप ये आपके इंडिकेटर्स होते हैं, अगर आपकी सॉइल में वो वीड उग रहे हैं जिनमें से दूध निकलता है मिल्क टाइप, तो आपकी ज़मीन में जिंक की कमी है ही है, आप 100% डिफाइन कर सकते हो। अगर जैसे जिसको मोथा या जिनकी जड़ें ज़्यादा होती है वो उग रहे हैं तो कॉम्पैक्शन है, जैसे दूब घास जिसको बोलते हैं वो कॉम्पैक्शन है, वो सब इंडिकेटर्स हैं। उसके अलावा जो माइक्रोब्स हैं वो सीड को डिफाइन करते हैं कि अगर अपनी ज़मीन में मान लो आयरन नहीं है तो उसको पूरा कौन सा ऐसा प्लांट है जो अपना लाइफ साइकिल पूरा करेगा, फोटोसिंथेसिस से करेगा और वो अपने अंदर वो चीज़ स्टोर करके वहाँ डिकम्पोज होगा और वो सॉइल को मिलेगा। वो काम हम होने नहीं देते, हम उससे पहले उन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। और जब तक हम सॉइल को छेड़ते रहेंगे या ये चीज़ें करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। ये हो सकता है कि आप जैसे मैंने बताया कि जेनरिक क्वांटिटी आप डाल के हर बार कल्टीवेट करके करते रहो, वो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, बिना केमिकल के भी न्यूट्रिशन डेंस फूड भी उग जाएगा, लेकिन ये स्टेबिलिटी कभी नहीं होगी कि आज हम बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग पे आ गए कि आज हमें कुछ भी नहीं करना है। वो करने के लिए हमें सॉइल को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है और उसके अलावा सॉइल को डिस्टर्ब करना बंद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब काम क्या होते हैं मिट्टी को बैलेंस करने के लिए, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले जिप्सम, अपना इसके बराबर जो है लाइमस्टोन और डोलोमाइट भी है। ये तो आपको पता चल गया कि जिप्सम डलेगा एल्कलाइन सॉइल में और वो डलेंगे एसिडिक सॉइल में। उसके बाद दूसरा आ गया अपना सॉफ्ट रॉक फॉस्फेट। रेड सॉइल या रेड ऑर्च जो भी बोल सकते हैं। उसके अलावा येलो सॉइल, जियोलाइट, बसाल्ट। ये इतनी चीज़ें हैं जो अपने इंडिया के अंदर कोई भी सॉइल अपनी है उनको इन चीज़ों से हम बैलेंस कर सकते हैं। सॉइल टेस्ट हमें उसके लिए चाहिए होता है। अब इनके फंक्शन कैसे हैं, जिप्सम का, लाइमस्टोन, डोलोमाइट का आपको बता दिया। सॉफ्ट रॉक फॉस्फेट का फास्फोरस के लिए हमें करना है, ये भी कॉम्पैक्शन को ख़त्म करना है। रेड सॉइल का काम है मेन आयरन को पूरा करना। आयरन इसका मेन है जो 28% तक होता है। उसके अलावा इसके अंदर 40 मिनरल्स और भी हैं। इसके अंदर सिलिकॉन ऑक्साइड, और ये है क्ले, लेकिन ये है डाईमैग्नेटिक। इसी तरह से जो येलो सॉइल है इसके अंदर, जैसे येलो की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जैसे मोलिब्डेनम, निकल, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन वो रेड सॉइल में है नहीं, इसलिए हम येलो को यूज़ करते हैं। इसमें वैसे सल्फर बहुत अच्छी मात्रा में होता है येलो सॉइल के अंदर, जैसे 6 से 7% तक इसके अंदर सल्फर होगा। तो
नहीं नहीं नहीं, ईबीसी बैग में ये चीज़ें नहीं मिलानी, वो अपना फंक्शन स्लो हो जाएगा उसका। वो आपको मैं कंपोस्टिंग वाला भी बता दूंगा उसके अंदर कैसे ये चीज़ें काम करती है। अब ये इसकी जो क्ले है ना उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है येलो सॉइल का, और इसको भी हमने ये भी डाईमैग्नेटिक ही है, ये दोनों की दोनों ही डाईमैग्नेटिक है। अब जो ये जियोलाइट आती है ये एक है क्ले जिसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। जैसे हम ह्यूमिक एसिड की बात करें लगभग उसके तरह ही इसका सरफेस एरिया है। यह बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए इसलिए कि ये है पैरामैग्नेटिक। इसके अंदर भी सिलिकॉन ऑक्साइड बहुत अच्छी मात्रा में होता है, मतलब 80% तक इसके अंदर सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। अब इसका काम क्या है जियोलाइट का? इसका आप जहां भी अपने कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी लो हो चुकी है उसको बढ़ाने के लिए जियोलाइट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब ये जहां भी डाली जाए, कितनी भी आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी लो हो, अगर इसको आप 100 kg डाल देते हैं तो बिल्कुल जो सैंडी सॉइल है वो भी आपकी हैवी सॉइल की तरह फंक्शन करना शुरू कर देगी। इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा, ये कार्बन बढ़ाने में और ह्यूमस के लिए भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है उसका मतलब ही ये है कि ह्यूमस, क्ले और सिलिकॉन, ये तीनों चीज़ें जैसे आप ये डाल रहे हैं उसके बाद आप जो भी आपका ह्यूमस बन रहा है वहाँ पे और सिलिकॉन, ये मिलके जेल कंडीशन बना देते हैं आपकी सॉइल के अंदर। मतलब वहाँ पे जो भी न्यूट्रिशन अवेलेबल हुआ या जो भी आपने डाला वो कभी लीच नहीं होगा, कभी उड़ेगा नहीं। जो कार्बन वहाँ पे सिक्योर हो गया वो भी वहाँ पे उड़ेगा नहीं। बहुत जल्दी आपका कार्बन जो आप काम करेंगे ग्रीन मैन्योरिंग या जो भी बायोमास डालना, कंपोस्ट डालना, वो सब आपका वहाँ सिक्योर होना शुरू हो जाएगा। कैसी भी मिट्टी हो, रेतीली हो या जिसको बहुत ज़्यादा केमिकल खेती करके हमने बर्बाद कर दिया हो, कार्बन बहुत कम है, उन जगह पे जियोलाइट डाला जाएगा तो वो बिल्कुल अच्छी मिट्टी की तरह फंक्शन करेगी। जो भी हम काम करें, ये चीज़ें जितनी भी हम ऊपर वाली डाल रहे हैं ना, उनको अवेलेबल करवाने में इसका ही काम होगा। उन चीज़ों को मेन सही फंक्शन करने के लिए जियोलाइट ज़रूरी है। अब ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक का आपको समझ में आया था कि दो फोर्सेस हैं। जैसे चुंबक होती है, चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, उसी तरह से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स हैं। जब ये दोनों काम करते हैं तो अपनी सॉइल के अंदर मूवमेंट रहती है, ऑक्सीजन रहती है, जो भी वहाँ पे मॉइस्चर के रूप में वाटर अवेलेबल है वो मूवमेंट में रहेगा, तो सॉइल बोरन डिजीज नहीं आएंगी। जो भी न्यूट्रिशन है वो नीचे बैठेंगे नहीं, घुलते रहेंगे, प्लांट को अवेलेबल होते रहेंगे, माइक्रोब्स के लिए बहुत अच्छी कंडीशन वहाँ पे बनेगी। इसी तरह से ये जो वोल्केनिक रॉक है ये आयोनिक फॉर्म के अंदर है। जैसे पहले तो ढूंढ रहे थे वो अलग, अब ये रशिया से इंपोर्ट की गई है, ये सैंड के रूप में है। इसको आयोनिक ग्रीन के नाम से ये सोल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। इसका काम क्या है? ये डायरेक्ट आयोनिक फॉर्म के अंदर ही है। इसके अंदर जो भी मिनरल्स है ना वो आयोनिक फॉर्म में है। वो आपका पैरामैग्नीज्म इतना ज़्यादा एक्टिव करते हैं और जो भी चीज़ें आपकी नीचे पड़ी हुई है उनको माइनिंग का काम करता है, मतलब ऊपर लेके आना। और जिन सॉइल्स का जो एसिडिक सॉइल है, आपने बोला पीएच कम है, उस जगह पे ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। वोल्केनिक रॉक है, आयोनिक ग्रीन के नाम से वहाँ पे ये अवेलेबल है। इसके बाद आता है बसाल्ट पाउडर। ये भी एक वोल्केनिक का ही रूप होता है। जैसे अपने पुराने टाइम में वोल्केनिक निकला, जैसे ये ज्वालामुखी निकला और उसके बाद जो पत्थर बन गए, जो अपनी रोड के ऊपर जो पत्थर यूज किए जाते हैं गिट्टी, उसका पाउडर होता है ये। अगर कहीं भी ये सोर्स हो जाता है, इसमें कार्बन बहुत होता है, पैरामैग्नेटिक भी है, अगर ये आपका फ्री भी मिल सकता है, अगर कोई सोर्स करना चाहे और अगर थोड़ी मेहनत करता है, जहाँ भी कटिंग होती है उसकी वहाँ मिल जाएगा। तो ये जिस जमीन में डाला गया उसका कार्बन अगर आप 1 से 2 टन तक डाल देते हो खेत के अंदर और उसके बाद हरी खाद और ये कर रहे हो तो 3% कार्बन तक आप 1 से 2 साल में पहुँच सकते हो।
और उसके साथ EBC यूनिट को अगर यूज़ कर रहे हो। उसका मैं बताता हूँ, वो देखिए जहाँ पे नेचुरल 0 लेवल पे आ गया उसका तो कोई अपने पास वो नहीं होता, क्योंकि वो प्रकृति का है कि आया। उसके नीचे वो होता किस लिए, वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। पहले ये कर लेते हैं कि ये बसाल्ट जिसको भी मिल जाए, इसमें भी न्यूट्रिशन बहुत है, इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सभी होते हैं और आयोनिक फॉर्म में ही इसमें होते हैं, क्योंकि वो आग से ही निकला हुआ नैनो टाइप ही होते हैं। अब ये किसी को मिल जाता है तो इसको आप 1-2 टन तक यूज़ कर सकते हैं। इसका वैसे अभी तक सोर्स है नहीं, जो सोर्स कर पाए डाल सकता है। जो सफेद पत्थर होते हैं, सफ़ेद नहीं, ब्लैक, जो छोटे छोटे गिट्टी टाइप जो रोड के ऊपर डाले जाते हैं, कंकर टाइप, वो वाला, उसका पाउडर चाहिए होता है। फाइन पाउडर चाहिए हमें। ग्रेनाइट का पाउडर भी अगर किसी को मिलता है वो भी यूज कर सकता है। हाँ, कहीं भी मतलब उस वो पत्थर के रूप में ना हो, पाउडर रूप में चाहिए हमें। ठीक है, उसको काम कर, वो बसाल्ट और जो अपना ये ग्रेनाइट का पाउडर सेम काम करेगा। तो आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को भी बिल्ड करेगा। कोल नहीं, उसमें है, लेकिन वो है ना कि वो पत्थर रूप में ही है। उसका पाउडर मिलता है, वो उसकी वो एक बायोचार का अलग कंसेप्ट है, उसमें वो पत्थर वाला कोयला नहीं चलता, वो अलग एक कंसेप्ट है उसका। मैं बता देता हूँ आपको, उसका मुझे जानकारी नहीं। जहाँ कटिंग होती है वहाँ पाउडर मिल जाता है। हाँ, वो जो भी हो, पाउडर चाहिए हमें ग्रेनाइट का, आप यूज कर सकते हो। ये जो 3 चीजें लास्ट वाली मैंने बताई है ना, ये कोई भी कभी भी आप डाल सकते हो। जैसे जियोलाइट जो है ये 100 kg 125 kg तक मैक्सिमम डलता है। ये वोल्केनिक अगर बसा ये है, ये भी आपका 100 kg तक डलेगा। हाँ, पर एकड़, जो मैं बता रहा हूं पर एकड़ का है। जो भी समझ लीजिए। ये जो है ना आयोनिक ग्रीन, ये 120 रुपए kg है, ये है महंगा। इसको आप 25 kg से भी ट्राई कर सकते हैं, फंक्शन वो आपको बता देगा। और बसाल्ट है, इसको आप 1 से 2 टन तक कर सकते हैं। कम से कम मिले तो 200, 300, 100 किलो जो भी मिले आपको अवेलेबल हो जाता है, आप डाल लीजिए। उसके बाद जो ग्रेनाइट पाउडर रहा, उसका भी मैं बता देता हूँ कि उसको भी आप 1 से 2 टन तक डाल सकते हैं। और जितनी अवेलेबिलिटी हो जाए, मैक्सिमम 2 टन तक जाएंगे, और कम से कम आप 200-300 किलो जितना अवेलेबल हो आप डालिए। आपको वहाँ पे पैरामैग्नेटिक फोर्स ही जब एक्टिव हो गया तो आपको रिजल्ट, जो भी आज आप काम कर रहे हैं ना, उसी में आपको 25 से 30% तक प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब इसके बाद जिस समय हमने ये चीज़ें डाली, अभी वो फिर मैंने आपको इसका बताना भूल गया कि कितना क्या डलेगा। रॉक फॉस्फेट अगर आप रैंडमली डाल रहे हैं तो 300 kg पर सीजन डाल सकते हैं। ये पर एकड़ है सभी चीजें। जैसे आप DAP, यूरिया, पोटाश, ये सब चीजें यूज करते हो, उसी तरह से इसको आप पर सीजन 300 kg तक डाल सकते हो। ये उन फसलों के लिए है जिनकी रिक्वायरमेंट फास्फोरस के लिए बहुत ज़्यादा है। अगर कोई ऐसी फसल करे हो जिसकी कम है तो ये 100 kg में भी ऐसी फसल के लिए काम कर देगा। और इसको अगर फुल डालना होता है, उसमें सोइल टेस्ट होता है, उसमें ये 1 टन से लेके 1.5 टन तक मैक्सिमम जाता है। इसी तरह से जिप्सम को आप 500 kg तक, अगर सैंडी सॉइल है तो 200 kg कर लो, भले ही मैं लिख भी देता हूं। अब इसको अगर पूरा डालना हो, सॉइल टेस्ट हो जाता है तो ये 2 टन तक जा सकता है, लेकिन वो हमें सॉइल टेस्ट से ही होगा। ये अगर इतना भी आप डालते हैं 500 kg, जिनको सैंडी सॉइल वाला 200 kg, तो भी उसको रिजल्ट
देखने को मिलेंगे। आप पहली बार जब जिप्सम अप्लाई करेंगे ना, और जब पानी देने के बाद मिट्टी आपकी सूखेगी, आप उसके ऊपर चलेंगे, आपको खुद महसूस होगा जैसे आप गद्दे पे चल रहे हो। इतना ये कॉम्पैक्शन को खत्म करता है।